अमिताभ बच्चन एक सुपर इंटरनेशनल गैंगस्टर है। वो मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। उनके गुंडों ने मुझे किडनैप कर लिया था। किडनैप करके मुझे एक आइलैंड पर रखा गया था। उसी आइलैंड पर उन्होंने मेरी सर्जरी कर मेरे कान के नीचे एक चिप लगा दिया। इस चिप की मदद से वो मुझ पर नज़र रखना चाहते हैं। एक ज़माने में सदी के महानायक पर यह आरोप लगाया गया था और आज मैं आपको उनके किस्से सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने ये आरोप लगाए थे, यानी कि प्रवीण बॉबी की। जैसे आखिर क्यों उन्होंने अमिताभ बच्चन पे ये आरोप लगाया, क्यों पूरी नग्न अवस्था में वो सरेआम सड़क पर दौड़ने लगी थी। एक दो नहीं बल्कि तीन अफेयर और एक सगाई के बाद भी इन्होंने अपना सारा जीवन अकेले क्यों काटा, और भी बहुत कुछ। साल 1973 में प्रवीण बॉबी का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू हुआ। अपने समय के मशहूर क्रिकेटर और पहले अर्जुन अवार्डी क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के साथ। फिल्म थी चरित्र। ये वो समय था जब भारतीय सिनेमाओं में महिलाओं को बहुत पारंपरिक अंदाज में दिखाया गया था। उस वक्त कोई ग्लैमर वगैरह जैसी चीज़ नहीं होती थी। जिस तरह से महिलाओं को घर पर रखा जाता था, ठीक उसी तरह फिल्मों में भी दर्शाया जाता था। प्रवीण कई मायनों में हिंदी फिल्म हीरोइनों के लिए टॉर्च बियरर रही हैं। उनके आने के बाद से फिल्मों में हीरोइनों के कपड़ों से लेकर बोलचाल और उनका पिक्चराइजेशन तक सब बदल गया। प्रवीण वो पहली हीरोइन थी, या यूँ कहे कि पहली भारतीय थी, जिन्हें टाइम मैगजीन के कवर पर आने का मौका मिला। प्रवीण ने हिंदुस्तान को बताया कि कोई महिला भी खुले में मर्दों के साथ बैठकर शराब पी सकती है, फिल्मों में बेड सीन्स कर सकती है और रियल लाइफ में लिव इन में रह सकती है। उनके एक से ज़्यादा बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। प्रवीण बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को सौराष्ट्र के जूनागढ़ में हुआ था। प्रवीण अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनका पूरा नाम प्रवीण वली मोहम्मद अली खां बॉबी था। प्रवीण अपने माता पिता की शादी के 14 साल बाद पैदा हुई थी। उनकी शिक्षा माउंट कार्मेल हाई स्कूल अहमदाबाद से हुई और बाद में उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री प्राप्त की। 10 साल की उम्र में ही प्रवीण के सिर से पिता का साया उठ गया था। फिल्मों में उनकी शुरुआत 1973 से हुई और आखिरी फिल्म इरादा रिलीज हुई 1990 में। अमेरिका में फिलोसफर यूजी कृष्णमूर्ति के साथ कुछ समय गुजारने के बाद वो भारत आई और सिजोफ्रेनिया से ग्रसित बताई जाने लगी। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बनने से शुरू हुआ ये सफ़र फिल्मों से दूरी, बीमारी और कई सारे ब्रेकअप्स के बाद अपने मुकाम पर पहुंचा 20 जनवरी 2005 को। ये वही दिन है जब प्रवीण बॉबी अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई, लेकिन पीछे बहुत सारे किस्से छोड़ गई। बहुत से ऐसे किस्से हैं जिनके बारे में बातों से लेकर फिल्में तक बनाई जा चुकी हैं। उनके सारे किस्से बताने का झूठा वादा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हमें खास लगे और जिन पर कम बात हुई है, वो किस्सा आज आपको हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफ़र। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने की मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। किस्सा नंबर 1। प्रवीण को कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही टीवी एड्स मिलने शुरू हो गए थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी। मॉडलिंग के साथ साथ प्रवीण अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी कर रही थी। उसके बाद वो मुंबई आ गई। इसी दौरान उन पर निर्माता निर्देशक बी.आर. इशारा की नज़र पड़ी। जब बी.आर. इशारा ने उन्हें देखा तो उस वक्त उन्होंने मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी। उस समय उनके हाथ में सिगरेट भी थी। इशारा उनके इस लुक से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि उन्हें देखते ही उन्होंने अपनी फिल्म के लिए प्रवीण को साइन कर लिया। किस्सा नंबर 2। फिल्मों से दूर होने के बाद प्रवीण फिलोसफर यूजी कृष्णमूर्ति के साथ दुनिया भर में घूम रही थी। ऐसी एक ट्रिप के दौरान वो न्यूयॉर्क पहुंची थी। तारीख थी 7 अप्रैल 1984। वो अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर उतरी और बाहर निकलने लगी, लेकिन एयरपोर्ट के कर्मचारियों को विश्वास नहीं हुआ कि ये भारत की मशहूर एक्ट्रेस प्रवीण बॉबी है, क्योंकि तब तक सिजोफ्रेनिया उन्हें हिट कर चुका था। मतलब उनके बिखरने की शुरुआत हो चुकी थी। जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो आपको नियमों के मुताबिक कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अपनी पहचान साबित करना भी उनमें से एक है। लेकिन कमाल की बात ये कि प्रवीण अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ तक नहीं दे पाई, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उन्हें हथकड़ी लगाकर एक कमरे में बंद कर दिया।
उस कमरे में पहले से 30 मानसिक रूप से बीमार पेशेंट रखे गए थे। जैसे ही ये खबर वहाँ के भारतीय दूतावास तक पहुँची, वो फटाक से वहाँ पहुँचे और उन्हें फ्री करवाया। किस्सा नंबर 3। प्रवीण यूजी कृष्णमूर्ति के साथ ट्रिप के बाद 6 साल बाद नवंबर 1989 में भारत लौटी। उन्हें अंदेशा हो चुका था कि वो जो पहले थी अब वो नहीं रही। उन्हें अपने शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह के बदलावों का इल्म हो गया था। इसलिए उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी यानी अपने मैनेजर वेद शर्मा को ही एयरपोर्ट पर बुलाया था। वेद के अनुसार जब प्रवीण एयरपोर्ट पर उतरी तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। जब वो अमेरिका गई थी तब वो सुपरस्टार थी। उनके रूप रंग के लोग दीवाना हुआ करते थे। वेद अपने क्लाइंट को लेकर खासे प्रोटेक्टिव होने के कारण उस वक्त तो वो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन जो उन्होंने देखा था वो अपने बेटे को बताया था। उनके बेटे ललित ने बताया कि एयरपोर्ट पर एक मोटी औरत थी जिसके हाथ में एक सोडे की बोतल थी, बाल बिखरे हुए और आंखों पर मोटा सा चश्मा चढ़ा हुआ था। उसके हाथ में एक प्लग कार्ड था जिस पर लिखा था प्रवीण बॉबी। इसे देखकर वेद ने उन्हें पहचाना। मतलब ये अपने आप में कमाल की बात थी कि एक सुपरस्टार अपने हाथ में प्लग कार्ड पकड़कर खुद की पहचान करवा रही थी। किस्सा नंबर 4। प्रवीण बॉबी ने 70 से 80 के दशक में अमिताभ बच्चन के साथ अमर अकबर एंथनी, दीवार, नमक हलाल, कालिया, काला पत्थर, शान जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। अमिताभ बच्चन के साथ की गई प्रवीण बॉबी की लगभग सभी फिल्में सुपरहिट साबित हुई। उस दौर में उन्होंने मशहूर टाइम मैगजीन के कवर पर छपने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनने का भी तमगा जीत लिया था। समय के साथ प्रवीण की मानसिक हालत बिगड़ती जा रही थी। हद तो तब हो गई जब प्रवीण ने मीडिया में कहा था कि अमिताभ बच्चन उन्हें मारना चाहते हैं। ये वही अमिताभ थे जिन्होंने जया बच्चन के बाद सबसे ज़्यादा फिल्में प्रवीण बॉबी के साथ की थी। प्रवीण और अमिताभ ने साथ में 8 फिल्मों में काम किया था। बावजूद इसके प्रवीण ने उन पर ऐसे आरोप लगाए। 1989 में प्रवीण ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था, अमिताभ बच्चन एक सुपर इंटरनेशनल गैंगस्टर है, वो मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। उनके गुंडों ने मुझे किडनैप कर लिया था। किडनैप करके मुझे एक आइलैंड पर रखा गया था। उसी आइलैंड पर उन्होंने मेरी सर्जरी कर मेरे कान के नीचे एक चिप लगा दिया। इस चिप की मदद से वो मुझ पर नज़र रखना चाहते हैं। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कान के नीचे एक घाव भी दिखाया था। इतने सब के बाद लोगों ने मान लिया कि प्रवीण की हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। कुछ समय बाद प्रवीण ने लोगों से मिलना जुलना भी कम कर दिया था, लेकिन इस घटना के बाद लोगों ने भी उनसे दूरी बना ली। सिर्फ बाहरी ही नहीं, प्रवीण अपने रिश्तेदारों से भी बिल्कुल कट गई थी। किस्सा नंबर 5। 90 के दशक की शुरुआत में कई सारे जर्नलिस्ट उनके घर इंटरव्यू के लिए जाते थे। यहाँ भी उनकी बीमारी लोगों को दिखती थी, क्योंकि उनके घर जो भी आता उसे वो अपना खाना पानी टेस्ट करने को कहती थी। ये काम वो ये चेक करने के लिए करती थी कि किसी ने उनके खाने में जहर तो नहीं मिलाया। साथ ही अपने यहाँ काम करने वाले लोगों के बारे में कहती थी कि इन लोगों ने उनके मेकअप को ख़राब कर दिया है ताकि उनका चेहरा और स्किन ख़राब हो जाए। जब उनके घर बिजली जाती वो कहने लगती कि इंटरनेशनल माफिया ने उन्हें हैरेस करने के लिए बिजली काट दी है। सभी जर्नलिस्ट उनकी नज़र में अमिताभ बच्चन के एजेंट थे। अमिताभ को टीवी पर देखकर ही वो बौखला जाया करती थी। प्रवीण की बीमारी को जेनेटिक भी माना जाता रहा है, यानी उनकी बीमारी उनके माता पिता से उनमें आई है। जबकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी थी जिनमें उनके बचपन में घटी चीज़ों को इसके लिए जिम्मेदार माना गया। 60 के दशक में जब अहमदाबाद में दंगा भड़का था तब प्रवीण स्कूल में पढ़ती थी। इस दंगे से बचाने के लिए उनकी टीचर्स उन्हें बहुत सारे मैट्रेस के नीचे ट्रक में छुपाकर ले गई थी। इस पूरी जर्नी के दौरान प्रवीण का बदन डर के मारे कांपता ही रहा था। मर जाने या मार दिए जाने का डर उन्हें बचपन से ही था, जो बढ़ती उम्र के साथ बढ़ता ही चला गया। प्रवीण बॉबी ने भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में करीब 34 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। इसमें अमिताभ बच्चन से लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जैसे लोग शामिल थे। प्रवीण को इन सभी लोगों से डर लगता था और उन्हें लगता था कि ये सारे लोग उन्हें जान से मार देंगे। प्रवीण को दरवाजे और फ़ोन की घंटी से भी बहुत ही डर लगता था। किस्सा नंबर 6। प्रवीण बॉबी अ लाइफ नाम की बायोग्राफी में करिश्मा उपाध्याय ने उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे किस्सों के बारे में बताया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जैसे
परवीन ने अपने दूर के चचेरे भाई जामिल से सगाई कर ली थी, जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का पायलट था। उन्होंने अपने सर्दियों के कॉलेज ब्रेक के दौरान 1969 में यह खूबसूरत शुरुआत की थी। लोगों ने उस सगाई समारोह को मिनी वेडिंग के तौर पर भी जाना था। ऐसा इसलिए क्योंकि खूबसूरत परवीन बॉबी सेरेमोनियल चेयर पर जामिल के बगल में बैठी हुई थी। जब वो अपने कॉलेज वापस लौटी तो उनके पास एक मोटी बंधी हुई एल्बम थी जिसमें उनकी सारी फोटोज मौजूद थी। 1 साल बाद जामिल अहमदाबाद में था। परवीन अपने होने वाले पति को सभी को दिखाए बिना नहीं रह पा रही थी। ऐसे में वो जामिल को अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में ले गई, जहां जामिल ने उनके दोस्तों का दिल अपनी यात्रा और मोबाइल कारनामों के किस्सों के साथ जीता था। ये वो समय भी था जब उस समय की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ईस्ट पाकिस्तान के 10 मिलियन शरणार्थियों के मामले को सुलझाने में लगी हुई थी। 2 देशों में युद्ध हो रहा था, जिस कारण परवीन बॉबी की मां ने सगाई तोड़ दी थी। इस बात की जानकारी परवीन को उनकी मां के पोस्ट कार्ड के जरिए मिली थी। जब परवीन ने ये पोस्ट कार्ड पढ़ा तो उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने पूरी रात रोकर गुजारी। किस्सा नंबर 7। परवीन बॉबी ने कभी शादी नहीं की, लेकिन कई लोगों के साथ रिलेशनशिप में रही थी। अधिकतर लोग इन बातों से इनकार कर दिया करते थे। कुछ ही लोग थे जिन्होंने परवीन के साथ रिलेशनशिप में होने की बात स्वीकारी। इन लोगों में 3 लोग खास और बड़े नाम थे। ये नाम थे डैनी, कबीर बेदी और महेश भट्ट। परवीन और बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन के इश्क की भी खूब अफवाहें उड़ा करती थी। परवीन की लाइफ में सबसे पहले जिस शख्स की एंट्री हुई वो डैनी थे, डैनी डेंजोम्पा। कहते हैं फिल्म धुएं की लकीरें के सेट पर दोनों की मुलाकात हुई और कुछ दिनों में वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। हालांकि ये रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चल सका। ब्रेकअप के बाद भी दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन डैनी की दूसरी गर्लफ्रेंड बन गई। इसके बाद में परवीन ज़्यादातर उनके घर भी आती थी। एक दिन जब वह अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि परवीन उनके बेडरूम में बैठी हुई है और मज़े से पिक्चर देख रही है। ये पूरा वाक़या काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला था, क्योंकि उस समय उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड भी थी। परवीन की इस हरकत से डैनी बहुत नाराज़ हुए थे और उन्हें यह एहसास हो गया था कि परवीन बॉबी की मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं है। टूटे रिश्ते से निकलने के बाद परवीन बॉबी फिर से प्यार में पड़ी और इस बार जिससे प्यार हुआ वो शादीशुदा कबीर बेदी थे। दुनिया की परवाह किए बिना दोनों सालों तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे, लेकिन पहले रिश्ते की तरह ही इस बार भी परवीन बॉबी को प्यार रास नहीं आया और ये रिश्ता भी टूट गया। कबीर बेदी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया था कि परवीन बेहद खुली हुई एक्ट्रेस थी। उस ज़माने में लिव इन में रहना, जींस पहनना और पब्लिक में सिगरेट पीना उनके लिए आम था। कबीर ने लिखा कि परवीन बॉबी बचपन से ही परेशान थी। उन्हें अपने पूर्वजों के घर पर आत्माएं दिखती थी। परवीन बॉबी का एक खानदानी पश्तूनी घर था। छोटी उम्र से ही वो अपने परिवार से अलग फील करती थी। वो हमेशा से ही असुरक्षित महसूस करती थी। कबीर बेदी से ब्रेकअप के बाद परवीन बॉबी शादीशुदा महेश भट्ट को चाहने लगी, लेकिन सिगरेट शराब की वजह से वो बहुत बीमार भी रहने लगी थी। महेश ने अपनी इन्हीं अनुभवों से प्रेरित होकर 1982 में अर्थ नाम की एक फिल्म बनाई थी। महेश बताते हैं कि जब वो परवीन के साथ थे तब वो महज एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर थे, जबकि परवीन फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम हुआ करती थी। महेश भट्ट ने बताया था कि जब वो एक्ट्रेस परवीन बॉबी से मिले थे तब वो उनके खास दोस्त कबीर बेदी को डेट कर रही थी। दोनों के रिलेशनशिप कुछ अच्छे नहीं थे। कुछ समय के लिए परवीन बॉबी लंदन घूमने के लिए चली गई थी। जब वापस आई तो उन्होंने नए ढंग से अपना करियर शुरू करने का प्लान किया। एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में महेश भट्ट ने परवीन बॉबी को अपने घर बुलाया था, जहां से परवीन और उनके बीच की कहानी शुरू हुई। जब परवीन महेश भट्ट से मिलने उनके घर पहुंची तो बातों ही बातों में अपनी ज़िंदगी में छाई उदासी के बारे में उन्होंने बताया। फिर दोनों नज़दीक होने लगे। 1977 में दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो महेश अपनी पत्नी को छोड़कर परवीन के साथ लिव इन में आकर रहने लगे। महेश के लिए परवीन घर पर एक साधारण लड़की की तरह ही रहती थी। फिर एक दिन महेश भट्ट जब घर लौटे तो उन्होंने परवीन को देखा कि वो फिल्म का ही कॉस्ट्यूम पहने एक कोने में बैठी हुई हैं। उनके हाथ में चाकू था। महेश को देखते हुए परवीन ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। इसके बाद परवीन ने कहा,
बात मत करो, कमरे में कोई है, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही महेश भट्ट का कहना है कि एक बार उन्होंने घर में ही अपने कमरे में उन्हें जानवरों की तरह भी लेटे हुए देखा। एक रात के किस्से के बारे में जिक्र करते हुए महेश भट्ट ने कहा कि मैं और प्रवीण बॉबी बेडरूम में थे। उन्होंने बताया कि प्रवीण ने अचानक उनसे कहा कि यूजी या उनमें से किसी को चुन ले। यूजी कृष्णमूर्ति एक फिलोसफर और गुरु थे। यूजी कृष्णमूर्ति प्रवीण बॉबी की तबीयत को देखते हुए उनके फिल्मों में काम करने के खिलाफ थे, इसलिए वो उन्हें नापसंद करने लगी थी। प्रवीण की इस बात पर महेश भट्ट ने कोई जवाब नहीं दिया और वो बेड से उठकर जाने लगे। बाहर बारिश हो रही थी। इस दौरान प्रवीण की आंखों से आंसू गिरने लगे, जिसके बाद उन्होंने महेश भट्ट को रोकने के लिए आवाज़ दी, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। तो प्रवीण बॉबी उनके पीछे बिना कपड़ों के ही भागने लगी। महेश भट्ट ने बताया कि वो प्रवीण को इस अवस्था में भागते देख हैरान रह गए। उन्हें रोककर उनसे कहना चाहते थे इस अवस्था में पीछे मत आओ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और चले गए। उस वक्त महेश LSD के नशे में थे। उस रात को याद करके महेश भट्ट काफ़ी परेशान हो गए थे। महेश भट्ट आज भी अपनी सफलता का श्रेय प्रवीण बॉबी को ही देते हैं। इसके बाद प्रवीण ने किसी पर भी विश्वास करना बंद कर दिया। प्रवीण के जीवन में किसी परमानेंट शख्स की कमी उनकी मानसिक स्थिति के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार थी। भले ही प्रवीण की प्रेम कहानी पूरी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने हमेशा शिद्दत से प्यार किया, लेकिन इसी प्यार ने प्रवीण को हमेशा धोखा दिया। अपने आखिरी समय में प्रवीण पब्लिक से बिल्कुल दूर हो गई थी। अपने अपार्टमेंट में अकेली रहते हुए भी अपने सभी कर्मचारियों पर शक करने लगी थी, इसलिए लोग भी उनसे दूर भागने लगे थे। 3 दिनों तक जब गेट के बाहर से अखबार और दूध नहीं उठाया गया, तब आसपास के लोगों ने पुलिस को खबर दे दी। पुलिस पहुंची और दरवाज़ा तोड़कर घर में घुसी। पता चला कि एक युग का अंत हो चुका है। एक समय हिंदी फिल्मों की सुपरस्टार, सेक्स सिंबल और पता नहीं क्या क्या रही प्रवीण बॉबी अब नहीं थी। जब वो एक्टिव थी तब उनके घर के बाहर प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्में साइन करवाने के लिए बाकायदा लाइन लगाकर खड़े होते थे। आज उसी अदाकारा के मरने की खबर तब लगी जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा। पोस्टमार्टम से पता चला कि उन्हें काफ़ी समय से डायबिटीज़ था। इसकी वजह से उनके पाँव में गैंग्रीन हो गया था। उन्हें अपने घर में घूमने के लिए भी व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ती थी। उन्होंने मरने के 3 दिन पहले से कुछ नहीं खाया था। बॉडी जो कि डेड हो चुकी थी, उसमें सिर्फ अल्कोहल की थोड़ी बहुत मात्रा पाई गई थी। डॉक्टरों के मुताबिक ये अल्कोहल शायद दवा वगैरह में रहा होगा। 22 जनवरी 2005 को प्रवीण अपने अपार्टमेंट में मृत घोषित हो गई। 55 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। प्रवीण को ईसाई रीति रिवाजों के अनुसार दफनाया जाना था, लेकिन प्रवीण का शव उनके परिवार के द्वारा एकत्र किया गया था और उसे मुंबई के सांता क्रूज में जूहू मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया गया। उनके अंतिम संस्कार में महेश भट्ट, डैनी और कबीर बेदी शामिल हुए थे। प्रवीण बॉबी की मौत के करीब 2 साल बाद एक रिश्तेदार ने उनकी जायदाद पर दावा किया था, पर उनका यह दावा झूठा साबित करते हुए लंबे समय से चल रहे इस मामले में 11 साल बाद मुंबई हाईकोर्ट ने प्रवीण बॉबी द्वारा दी गई वसीयत के अनुसार ही फैसला सुनाया। वसीयत के अनुसार संपत्ति को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें जुहू किनारे रिवेरा अपार्टमेंट का 2300 वर्ग फीट फ्लैट, जूनागढ़ में हवेली का सामान, जेवरात और बैंकों में जमा की गई 20 लाख की राशि भी शामिल है। फैसले के अनुसार प्रवीण बॉबी की संपत्ति के 3 हिस्से होंगे। इसमें 70% बॉबी वंश के गरीबों के लिए, 10% ईसाई बच्चों के लिए और 20% मामा मुराद खान बॉबी को सर्विस चार्ज के रूप में दी जाएगी। किस्सों की दुनिया में आज का सफ़र बस यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हमारा इंतज़ार कीजिए और हमारे वीडियो को थोड़ा प्रमोट कर दीजिए। धन्यवाद।